उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने स्किन के ऊपर खास ध्यान दें। और आज इस खास विषय पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर्स लाइव में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास शर्मा जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। विकास जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, ये चर्म रोग किस प्रकार की समस्या है, क्या है ये मूल रूप से, कैसे समझा जाए इसे? जी, जैसा कि चर्म रोग नाम से ही विदित हो रहा है कि चर्म यानी स्किन से रिलेटेड कुछ डिसीजेज या कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आज के दौर पर खास करके जो डस्ट पॉल्यूशन और हमारे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कॉस्मेटिक आइटम्स उनके द्वारा या फिर क्वैक्स के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई गलत मेडिसिन या गलत ऑइंटमेंट्स के अत्यधिक उपयोग के कारण हमें होने वाली जो बीमारियां हैं उन्हें हम चर्म रोग की कैटेगरी में रखते हैं, जो एलर्जी से लेकर के इन्फेक्शन तक भी हो सकती है। तो आज पहले के जमाने में इतने ज्यादा ये सब बीमारियां देखी नहीं जाती थी, लेकिन आज के दौर पर जबकि पॉल्यूशन और उपभोक्तावादी बाजार है तो कॉस्मेटिक आइटम्स की भरमार आपको देखने मिलेंगी, जिसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अपने प्राइसिंग और अपने कंटेंट्स को लेकर के कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन प्राइसिंग उनकी कम होती है, इसलिए ज्यादा तौर पर पॉपुलेशन के द्वारा यूज की जाती है। इसलिए आज के दौर में स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को हमको मिल रही हैं। इसके प्रकार के भी अगर हम बारे में बात करें तो क्या सिर्फ स्किन ही होता है या फिर हेयर से भी संबंधित इसमें परेशानी हो सकती है? किस प्रकार की हो सकती है इसमें परेशानी? स्किन डिसीज का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें हेयर्स, स्किन प्रॉब्लम, नेल यानी नाखूनों से संबंधित प्रॉब्लम्स और नाखूनों के बीच की जो त्वचा होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम, और जो हमारे मेडिकल कॉलेज में हम देखते हैं तो गुप्त रोग एवं कुष्ठ रोग भी इसके ही अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग बीमारियां जरूर हो जाती है। कोई विशेष तौर पे देखिए विकास जी, हम इसमें तो उम्र की कोई सीमा होती है या? अब स्किन डिसीजेस तो आप देख रहे हैं अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे शुरुआत करें, और बुजुर्ग जो होते हैं उनके रोगों के प्रकार, स्किन के डिसऑर्डर्स के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एज ग्रुप इससे अछूता नहीं है, सभी एज ग्रुप में यह हो सकती है। बिल्कुल, तमाम जो उम्र है किसी भी उम्र में ये आ सकता है। बिल्कुल, कॉस्मेटिक की आपने बात कही, आजकल नए नए प्रोडक्ट आते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट यूज करता है, ऐसे में कितना वो हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए या फिर हेयर के लिए, क्या देखें हम, कैसे देखें उसे? ज्यादातर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको देखने को कम मिलेंगे, और अगर होते भी हैं तो वो उनकी कीमत ज्यादा होती है, वो सब ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो ज्यादातर हमारी जो जनता है, हमारे जो मरीज आते हैं हमारे पास, वो या तो एडवर्टाइजमेंट या तो कॉस्ट के इशारों पर चलते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव लगते हैं उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं वह प्रोडक्ट उनको नुकसान करते हैं। आपने आजकल मार्केट में देखा होगा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके में सोप फ्री, पैराबेन फ्री, तो ये सब प्रोडक्ट्स कभी हम लोगों ने कभी भी सर्च करने की कोशिश नहीं की कि पैराबेन क्या होता है, सोप क्या होता है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। चूंकि हमारी चमड़ी जो ईश्वर ने दे के भेजी है वो अपनी रक्षा करने में स्वतः ही सक्षम होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे खास करके जो हमारे हैंड वॉश में चीजें मौजूद होती हैं, डेटॉल, एंटीसेप्टिक्स, इन सब चीजों की हेल्प से भी जब हम अपने शरीर को वॉश करते हैं तो उसमें जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज या हमारे ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले बाहरी इन्फेक्शंस को रोकते हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो हमारे शरीर, हमारी स्किन इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है। वैसे ही मैंने बोला पैराबेन, पैराबेन क्या होता है, किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इवन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ यानी कि उन्हें अलमारी में रखा जाने लायक जो समय होता है, जो उनकी एक्सपायरी डेट होती है, उन्हें बढ़ाने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी की वजह से आपको स्किन में चकत्ते निकलना, बॉयल्स होना और सीरियस स्किन डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से कॉस्मेटिक्स का जो बाजार भरा पड़ा है, आप देखेंगे गोरे होने वाली क्रीम, चेहरे को साफ करने वाली क्रीम, इवन आप न्यूज़पेपर उठा करके देखिए तो उसमें कई जगह ऐसा होगा कि आपके बाल उगाने के लिए कोई नया हेयर ऑयल है, आपके स्किन के दाग धब्बे हटाने के लिए कोई क्रीम और कोई लोशन आ रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में कंपटीशन की वजह से कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक बार एक क्षणिक आपको बेनिफिट तो देते हैं, ऐसा लगता है कि मोमेंटरीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन स्टेरॉइड्स और
कुछ और हार्मफुल प्रोडक्ट्स के अत्यधिक उपयोग से, जिनका उपयोग किसी और के लिए किया जाना चाहिए लेकिन उनका एक उपयोग ये यहाँ किया जा रहा है, तो वो जी लंबे समय जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण आपकी स्किन बजाय कि साफ होने की उससे ज्यादा डैमेज हो सकती है और उससे चर्म रोग नए नए प्रकार के जन्म ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा यह मानना है कि यदि आप लोगों को कोई कॉस्मेटिक यूज करना है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई सर्टिफाइड स्किन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही इस्तेमाल करें, और किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले अपने नेक एरिया में एक रात कम से कम उसे उपयोग करके देखें कि कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी तो नहीं कॉज कर रहा है। चयन की ही आपने बात कही, कॉस्मेटिक चयन की ही, इस पे ही एक सवाल है। अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी की जो आते हैं प्रोडक्ट विकास जी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं विज्ञापन के तौर तरीके देख करके आकर्षित भी होते हैं, तो चयन का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी एक साझा करिए जानकारी। जी, चयन का तरीका ऐसा है, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन यदि आपके पास में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको कहीं प्रोडक्ट के रिलेटेड मैनुअल गाइड या कोई गाइडेंस देने वाले नहीं मिलते हैं, तो आप पहले अपनी स्किन को समझिए। आपकी स्किन क्या ऑयली है या ड्राई स्किन है, बार बार एलर्जी प्रोन स्किन, सन से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, ये आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सोप यूज करते हैं जिनसे कि जो हमारी प्रोटेक्टिव ऑयल बैरियर होता है वह चला जाता है। उसके बाद में जब डस्ट या किसी और चीज के हम संपर्क में आते हैं तो वो हमें जो नुकसान करना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान करता है। तो चयन के लिए आप ये देखिए, जैसे कि मैंने एक वर्ड बताया, पैराबेन फ्री। अगर हो सके तो सोप फ्री भी आप देखिए। सोप डेली यूज के लिए हमारे जो बेनिफिशियल एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन की लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको यह धीरे धीरे तोड़ता जाता है। तो सोप भी आप सोप फ्री यूज करें। फेस वॉश अगर आप यूज करते हैं, बॉडी जेल वॉश यूज करते हैं, तो उन्हें भी आप कोशिश करें कि सोप फ्री ही यूज करें। यदि आपका काम तेल, ग्रीस या कुछ हमारे बंधु ऐसे होते हैं जो मैकेनिक लाइन से हैं या जिनका इंजीनियरिंग जॉब है, तो उनके संपर्क में कहीं ना कहीं तेल, ग्रीस या ऐसी चीजें आती हैं जो रसोई से संबंधित है, उनके भी तेल ज्यादा आता है। तो ऐसे लोगों को तेल को हटाने के लिए सोप की आवश्यकता है। वरना डेली यूज में हम सोप फ्री फेस वॉश, सोप फ्री सोप और सोप फ्री जेल वॉश यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें जो मैंने बताई, पैराबेन फ्री और ऐसी कई चीजों के साथ में इस्तेमाल करने से हो सकता है कि कुछ जनरल एलर्जी से जिन्हें हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, काफी चीजें रोकी भी जा सकती है। सहजता काफी और सतर्कता काफी आवश्यक जरूर है। आपने स्किन केयर की भी बात करी, इसके साथ ही हेयर केयर की भी अगर हम बात करें, क्योंकि अमूमन जो लोग हैं आजकल हेयर फॉलिंग से काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। आपके पास भी केसेस इस प्रकार के आते होंगे हेयर फॉल को लेकर के, तो ये ट्रीटमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए विकास जी? जी, हेयर के लिए भी केयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक उम्र आती है, आप देखे होंगे बचपन में, पहले आज से 10 साल पहले बच्चों में हेयर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अगर कुछ आती भी थी डॉक्टरों के पास तो वो ऐसी होती थी कि पैरासाइट्स हैं, जैसे कि जू हुए या रूसी डैंड्रफ है या फिर फंगल इन्फेक्शन, इससे ज्यादा नहीं आती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी बाजार जो मैं शुरू से बात करता आ रहा हूँ, उसके कारण कुरकुरे, मैगी और कई चीजें ऐसी हैं, प्रोडक्ट्स का मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को बहुत ही प्रिय होती हैं, और उसके अत्यधिक सेवन के कारण जो आवश्यक चीजें हैं, प्रोटीन, बैलेंस डाइट, उसका बच्चे सेवन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डाइटरी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से हमारे बाल, नाखून, इन लोगों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर बच्चे को या बड़ों को, जिनको भी है कोई लंबी बीमारी, जैसे कि अभी हम कोविड से होकर के गुजरे हैं, कोविड से मुझे लगता है कि शायद ही कोई परिवार अछूता रहा होगा। परिवार में किसी न किसी ने अपने को खोया है, किसी न किसी के यहाँ अत्यधिक घातक रूप लिया है इस बीमारी ने। और अगर सब ठीक होके निकल भी गए हैं तो मानसिक और शारीरिक इसके बाद के जो आफ्टर कोविड इफेक्ट्स थे, उन्होंने लोगों को परेशान किया है। उसमें भी मैंने देखा है कि मेरे पास कई मरीज ऐसे आए हैं जिन्होंने प्रोटीन का सेवन नहीं किया, जिनके प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डाइट ऐसी रही है, उसकी वजह से उन्हें हेयर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो किसी भी लंबी बीमारी के बाद आप देखेंगे जो आपके नॉर्मल हेयर पैटर्न था, जो आपके नॉर्मल हेयर की थिकनेस थी, वह कम हो जाती है।
और उसे आप मेंटेन करने के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे तब जाकर के मेंटेन होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अत्यधिक केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स यूज ना करें और अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ध्यान रखें, डाइटिशियन की सलाह लें या फिर एक वेल बैलेंस्ड इंडियन डाइट का भी आप सेवन करें, तो आपके बालों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना जब एक बार बाल झड़ने लगते हैं तो उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसी पे ही एक चर्चा ये भी करें डॉक्टर साहब की डैंड्रफ की समस्या काफी है, ऐसे में हेयर फॉलिंग ये समस्या उत्पन्न होती ही है। डैंड्रफ को खत्म करने के लिए अमूमन लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो देसी नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, ये अपनाने की कोशिश। ये क्या हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए या ये कितना फायदेमंद भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं एक जो मिथ्या या एक मिथ जो है वह यह है कि घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके कोई नुकसान नहीं होते। इस पे से मैं अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी दवा का कोई फायदा देखने को मिल रहा है तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को आपको मिलेंगे। तो घरेलू नुस्खों से नुकसान नहीं होता है ऐसा नहीं 100% नहीं बोला जा सकता। हमारे भी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि वेल बैलेंस्ड, वेल मेंटेन्ड लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, कई क्लिनिकल ट्रायल्स से होकर गुजरते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती ही है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि यदि हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य को सूट करता हो पर आपको सूट नहीं कर रहा है या एलर्जी कॉज कर रहा है, तो हमारा यह मानना है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसे अपने शरीर पर आप यूज करके जरूर देखें, ताकि उससे होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सके और जो कमी है, जो एक बैलेंस स्किन प्रोडक्ट होना चाहिए, वो आपको मिल सके। बिल्कुल। आपने कोरोना का जिक्र किया है विकास जी, कोरोना का एक इफेक्ट कहीं ना कहीं स्किन केयर को लेकर के, हेयर समस्या को लेकर के भी आपने बताया है, तो कितना इफेक्ट वर्तमान में कोरोना को लेकर के आपको भी देखने को मिला था? मेरे 20% ओपीडी जो थी स्किन में, वो ओपीडी कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से थी। कोरोना में लोग मेंटली हरासमेंट भी हुआ था, कई लोगों को घर पे ही रहना पड़ा था। उसकी वजह से भी कुछ लोगों ने ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की, कुछ लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाना है तो हम अपने स्किन का केयर क्यों करें। नहीं, स्किन आपकी बॉडी का पार्ट है और एक ऐसा पार्ट है जो ताउम्र आपके बचपन, पैदाइशी से लेकर के और आपकी डेथ तक आपकी बाहरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता रहता है। तो इसको इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करिए। तो कोरोना के टाइम पे जो कोरोना से ग्रसित नहीं भी हुए हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, घर पे ज्यादा समय बिताना, लोगों के बीच ना जाना, उससे कहीं ना कहीं वो अपने स्किन केयर, अपने हेयर केयर के प्रति लापरवाह हुए और जब उन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ी तब मैंने देखा कि उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यह मैं बोलता हूँ, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक बार ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसे कोई प्रोसीजर, फेशियल वगैरह नहीं करवा सकते जिससे कि आपकी स्किन का टाइप चेंज हो जाए या आपकी स्किन ठीक हो जाए। तो हमेशा अपनी केयर, अपने डाइट, अत्यधिक मात्रा में फ्रूट्स लें, पानी का सेवन करें। तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है जो कि हमारे इंडियन डाइट्स में मिसिंग है। कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। मैं अपने मरीजों से लेकर के जितने भी मैंने कॉन्फ्रेंस दिए हैं सब में मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने डाइट में प्रोटीन का समावेश करें तो आपको कई प्रकार की स्किन और हेयर प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, प्रोटीन का समावेश करें, एक बड़ा सुझाव और बढ़िया सुझाव यहाँ पे विकास जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही विकास जी ये भी समझना चाहेंगे, कोरोना काल था, कोरोना में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता था। लेकिन हमने आसपास में, और आपने भी अपने आसपास में जरूर देखा होगा, जब हैंड सैनिटाइजर का यूज किया गया तो कहीं ना कहीं इफेक्ट, कहीं ना कहीं उसका सामने आया, एक इन्फेक्शन कहीं ना कहीं सामने आया। तो ये हार्मफुल हो सकता है या फिर हम जर्म्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्किन में उसका इफेक्ट पड़ रहा है? आपने एक ऐसी समस्या उठा दी है जिससे आप सब और मैं खुद भी ग्रसित हूँ, क्योंकि हमें जब पेशेंट देखने पड़ते हैं तो फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन और इस कोरोना बीमारी में हैंड सैनिटाइजेशन के महत्व को हम सभी ने समझा और समझाया है सभी को। तो इस तरीके से हैंड सैनिटाइजेशन जब हम निरंतर करते रहते हैं तो स्किन की, जो मैंने बताया, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल फैटी एसिड की एक जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल के अत्यधिक उपयोग से वह टूटती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर, बैरियर बंद होती है। तो स्किन में सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैंने देखी वो थी अत्यधिक सूखी स्किन हो जाना, खुश्की जिसे हम बोलते हैं।
तो जो स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, मॉइस्चराइज स्किन होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो उसके कारण कई जगह आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की एलर्जी, स्किन पे क्रैक्स हो जाना, और यदि स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है तो बाहर के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के लिए स्किन प्रोन हो जाती है। स्किन में कई प्रकार के इन्फेक्शन हमें बाहर से मिलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी ये रेगुलर बेसिस पे जो सैनिटाइज करा, तो उसको मैंने यह सलाह दिया है कि आप एक पास में मॉइस्चराइजर भी रखिए, कोई भी मॉइस्चराइजर हो, लोशन हो, जो फैट बेस्ड हो, वैसलीन जैसा हो, पेट्रोलियम जेली भी चलेगा। उसे आप अपने सैनिटाइज करने के बाद अपने पर्सनल उपयोग के लिए अलग रखें, और सैनिटाइज करने के बाद हाथों को मॉइस्चराइज जरूर करें। तो इससे कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो यह बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है, जो कि कोरोना और कोरोना के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। कोरोना काल रहा था विकास जी, ऐसे में देखा जाए आप क्लिनिक में हैं, आप स्वयं डॉक्टर हैं, ऐसे में क्या पेशेंट्स की संख्या बढ़ी थी कोरोना काल में स्किन केयर को लेकर के, इफेक्ट उसका भी देखने को हमें मिला था? कोरोना के समय में मैंने जैसे बताया कि कोरोना के टाइम पे लोग घर से कम बाहर निकल रहे थे, डर रहे थे, और उनको कहीं ना कहीं यह डर रहता था कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं वह हमारा कोविड जांच करवाएगा, और हम ऐसा लोगों के मन में एक धारणा थी कि कोविड ना होने के बावजूद भी लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टरों से बच रहे थे, और जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आए तब तक वह नहीं आ रहे थे। तो स्किन के पेशेंट भी नो डाउट कम हुए थे, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद में वह संख्या बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। स्किन इन्फेक्शन की बात आपने कही, एलर्जी की आपने बात यहाँ पे कही, तो एलर्जी सीधे तौर पर हम सोचते हैं कि खान पान से संबंधित होता है। कितना इफेक्ट होता है खान पान का खासतौर पर स्किन केयर में और एलर्जीज में? एलर्जी का एक बहुत बड़ा दायरा है, और आज ये सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है। कई प्रकार के नए रोग एलर्जी से संबंधित देखने को मिल रहे हैं। स्किन एलर्जी फिर भी बहुत छोटी चीज है, लेकिन यह जब हे फीवर, एस्थमा या मेडिकल इमरजेंसीज का भी रूप ले सकती है, जिसका सबसे जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है उसे हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस, जो एक प्रकार की एलर्जी है। वो छोटी से जो पराग के कण हैं उससे भी हमारी बॉडी में इंसाइट हो सकती है। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि खान पान का एलर्जी को बढ़ाने में, एलर्जी को उसके प्रचुर मात्रा में दिखाने में खान पान का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं, आज से 5-7 साल पहले जब हमारा बाजार इतना ज्यादा उपभोक्तावादी नहीं था, तब बच्चों में स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम देखने को बहुत कम मिलती थी। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों में, 8 साल के, 4 साल के, 3 साल के बच्चों में भी एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां, अर्टिकेरिया जैसी बीमारियां हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं पैक्ड फूड या फिर बचपन में अत्यधिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स के उपयोग से कई प्रमाण, कई पेपर्स मेरे पास भी मौजूद हैं, कई पेपर्स का मैंने भी अध्ययन किया है, जिसमें यह देखा गया है कि 1 साल से पहले जब छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में या तो निमोनिया हुआ या तो उनके पेरेंट्स अत्यधिक केयर करने वाले थे, तो छोटी छोटी चीजों में उन्हें एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन क्वैक्स के पास या डॉक्टर्स के पास ले जाकर के उन्होंने लगवाया। तो ऐसे बच्चों में एलर्जी का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। तो उन्हें जिन चीजों से एलर्जी, जी, इसमें बचाव के तरीके भी देखिए विकास जी, तो किस प्रकार से बचाव और किस प्रकार से जो सतर्कता है वो बनाए रखनी चाहिए? जैसा कि जो जो चीजें मैंने बताई है, पैक्ड फूड, टीन में आने वाले फूड, इन सब का बच्चों को खास करके उपयोग कम से कम करने दें। घरेलू चीजें इस्तेमाल करें। घरेलू चीजें में भी ऐसे कुछ मसाले, ऐसे कुछ सॉस, ऐसी कुछ चीजों ने हमारे किचन में भी अपना बसेरा बना लिया है, जो कहीं ना कहीं एलर्जी कॉज करते हैं। तो इनसे भी हमें बचाव की आवश्यकता है। और जिन बच्चों को डस्ट से या पॉल्यूशन से एलर्जी है, ऐसे बच्चों को फुल आस्तीन की बाही के कपड़े पहनाए जाए। कई लोगों को मच्छर के काटने से एलर्जी होती है, उन्हें मच्छरों से भी बचाया जाए, तो हमें इस प्रकार की एलर्जी से बहुत हद तक बचाव मिल सकता है। बिल्कुल, एलर्जी को लेकर के जानकारी यहाँ पे साझा कर रहे हैं हमसे विकास जी। इसके साथ ही विकास जी, डस्ट की भी आपने कही, कई ऐसे एरिया होते हैं, इलाके होते हैं, क्योंकि कामकाजी व्यक्ति हैं, उन इलाकों में उनका भ्रमण करना होता है, ऐसे में डस्ट से बचना काफी आवश्यक है। लेकिन ये डस्ट भी कहीं ना कहीं स्किन को खराब करने में, या फिर हम कहें कि चर्म रोग उत्पन्न करने में काफी कारक माने जा सकते हैं। बहुत ही यह कारक है, खास करके पूर्वी छत्तीसगढ़, जिस जगह मैं निवास करता हूँ, उस जगह आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, एक कोल बेल्ट है, यहाँ पर कई प्रकार की कोयला की खदानें हैं। तो यहाँ के व्यक्ति
बिल्कुल डस्ट के और कोयले के डस्ट के और पॉल्यूशन डस्ट के संपर्क में रहते हैं, और उनको कई प्रकार के चर्म रोग, इन्फेक्शन, एलर्जी हर प्रकार की होती है। इसका ताजा उदाहरण यह देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति हरियाणा, राजस्थान से, वहां से यहाँ काम करने आता है, तो इस माहौल में ढलने में उसे कम से कम 2 साल लग जाते हैं और उसे कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शन होते हैं। जब हमारे पास वो पहुंचते हैं तो वो यह कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब, आज से जिंदगी में इससे पहले हमें ऐसी एलर्जी या ऐसा इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ। तो निस्संदेह डस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे यहाँ कई पेपर पब्लिश हुए हैं, कई आर्टिकल्स हैं जर्नल्स में जिन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि डस्ट और पॉल्यूशन के कारण हमारी स्किन की एलर्जी हो सकती है। तो अब रही बात इनसे बचाव की, तो सबसे अच्छा बचाव होता है फिजिकल बैरियर। आप उस डस्ट को अपनी चमड़ी, अपने स्किन के संपर्क में ना आने दें। आप फुल आस्तीन के बाहें के कपड़े पहने, गॉगल्स पहने, हैट पहने, नकाब पहने। जो मास्क का कल्चर अब कोविड के बाद शुरू हुआ है उसे आप कंटिन्यू करें, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचेंगे। यदि आप संपर्क में आ जाते हैं केमिकल्स या डस्ट के, तो उन्हें कम से कम समय रहने दें, जल्द से जल्द उन्हें साबुन पानी से धो करके और एक अच्छे मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, ताकि उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकें। तो आप ये देखेंगे कि मेरा यह उद्देश्य है बोलने का, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके क्योर परमानेंट हमारे पास एलर्जी के अब भी इतने सालों की मेहनत के बाद भी परमानेंट क्योर उपलब्ध नहीं है। जब तक आप दवा खाएंगे तब तक आपको आराम मिलेगा, फिर आप एलर्जन यानी डस्ट के संपर्क में आएंगे तो फिर यह रोग उछल सकता है फिर से। बिल्कुल, परमानेंट इलाज के बात आपने कही विकास जी, एक सवाल जरूर यहाँ पे ये हो जाता है, अमूमन लोग जो है ट्रीटमेंट लगातार करते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जो स्किन इन्फेक्शन है वो ट्रीटमेंट के बावजूद उभर करके सामने बार बार आ जाता है। तो ऐसे में किस प्रकार के सुझाव आप देना चाहेंगे, क्या ख्याल रखना चाहिए विशेष तौर पर? जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी स्किन को ड्राई ना होने दें, उन्हें रेगुलर मॉइस्चराइज करते रहें, तो हमारी स्किन स्वतः ही कई प्रकार के इन्फेक्शन से निपटने में सक्षम है। दूसरी चीज है, हमारी स्किन की जितनी सेल है उससे ज्यादा उस पर सुरक्षित बैक्टीरियाज और जीवाणु मौजूद होते हैं, जो कई प्रकार से स्किन को बाहरी इन्फेक्शन से बचाते हैं, उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। तो ऐसे साबुन, ऐसे पदार्थ जो कि उन बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे कि जो भी एंटीसेप्टिक सोप्स का अति अधिक उपयोग, उनसे नहाना, उनसे बार बार चेहरा धोना, या सैनिटाइजर का हाथों में अत्यधिक उपयोग, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके कारण वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, उसके वजह से भी हमारे स्किन के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, ताकि हम स्किन के इन्फेक्शन से बच सकें। इससे संबंधित एक और सवाल ये भी है विकास जी, अमूमन लोग घर में ही अगर किसी को हुआ है, इस प्रकार के किसी को समस्या है, तो मेडिकल से दवाई ला करके दे दिया जाता है और उसमें ही ठीक करने की कोशिश हो जाती है। चिकित्सकीय परामर्श की अगर मैं बात कहूँ, कितना आवश्यक हो जाता है स्किन केयर को लेकर के? अगर आप स्किन केयर करना चाहते हैं और उनसे संबंधित बीमारियों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि स्किन इन्फेक्शन बार बार होते हैं या जड़ से खत्म नहीं होते हैं, तो उसमें एक बात मुझसे रह गई थी कहने की। स्किन इन्फेक्शन भी हमारी चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जैसा ही एक इन्फेक्शन है। आपने एक बार अच्छे से इलाज करवाया किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करने के बाद में, यदि आपका स्किन इन्फेक्शन ठीक हो भी गया तो भी दोबारा होने के चांसेस होते हैं। यह ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जड़ से खत्म हो गई तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे कि अभी आजकल चिकित्सकीय परामर्श लोग लेने से डरते हैं, और ओवर द काउंटर मेडिसिन या मेडिकल स्टोर से लेकर के दवाइयां, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दवाइयां ऐसी होती हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में हार्मफुल स्टेरॉइड्स होते हैं। उनका उपयोग, हार्मफुल स्टेरॉइड्स का उपयोग हम एक्जिमा या डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियों में करना चाहिए। उन दवाइयों का उपयोग प्राइवेट पार्ट्स में, या जो पतली चमड़ियां हैं जैसे कि फेस की हुई, प्राइवेट पार्ट्स की, जांघ की एरिया हुई, उस पे इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत ही हाई पोटेंसी स्टेरॉइड होते हैं और उनके उपयोग से वहां की चमड़ी भी डैमेज होती है, स्ट्रेच मार्क्स जैसे स्ट्राया पड़ सकते हैं। और उसके बाद में जो फंगस या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे स्टेरॉइड के अत्यधिक उपयोग के कारण रेजिस्टेंस भी देखा गया है, वह फिर नॉर्मल डोज के जो हमारी दवाइयां हैं, एंटी फंगल्स हैं, उससे रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ओवर द काउंटर दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक लेवल पे ही आप किसी चिकित्सक से परामर्श लें। बिल्कुल, चिकित्सकीय परामर्श काफी आवश्यक है। विकास जी, एक चीज और भी समझना चाहेंगे, क्या मौसम भी
कारक हो सकता है? क्या मौसमी इफेक्ट भी पड़ सकता है? और क्या ये भी एक सवाल है, अमूमन देखा गया है कि जो ऐसे स्किन के जो केसेस हैं वो ठंड में ज्यादा बढ़ते हैं, इसका क्या कारण माना जाए? इसका जैसे कि मैंने अब तक आपको कई बार एक्सप्लेन किया कि हमारी स्किन अपनी सुरक्षा करने में स्वयं है सक्षम है, लेकिन उसके लिए उस स्किन में एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल फैटी एसिड, मॉइस्चराइजेशन बना होना चाहिए। और ठंड होता है खुश्की का मौसम, खास करके हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे बिल्कुल ड्राई विंटर्स पड़ती हैं। ऐसे में जब ठंड का प्रकोप ज्यादा हो तो ज्यादा, और उस समय हमारे साथ भी ये समस्या आती है कि अगर चेहरे को धोना है, अगर हमें हैंड वॉश भी करना है, तो हम गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अत्यधिक गर्म पानी का उपयोग और अत्यधिक ठंडा या खुश्की वाला मौसम भी हमारी स्किन का दुश्मन हो सकता है। तो आपने देखा होगा बॉडी लोशन और कई प्रकार के मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट, कोल्ड क्रीम वगैरह हम ठंड में ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड में हमारी स्किन खुश्की खुश्की के प्रभाव में ज्यादा आती है, और खुश्क मौसम होने से इसकी जो एक नेचुरल बैरियर वाली जो प्रकृति है वह नष्ट हो जाती है। तो इसके कारण जो इन्फेक्शंस है, जो एलर्जीज हैं, वो इस मौसम में ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ठंड में आपको एक्स्ट्रा जी जी करें विकास जी, तो लोग सोचते हैं क्या लोशन लगाना चाहिए, क्योंकि चिपचिपा आलम रहता है गर्मियों के दौरान। ऐसे में मॉइस्चराइजर का उपयोग, लोशन का उपयोग कितना सही होता है स्किन के लिए? जी, चिपचिपा मौसम ऐसा है कि आपको आपकी स्किन के हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर का उपयोग करना पड़ेगा। ज्यादातर यह देखा गया है कि हमारा जो क्षेत्र है वह लगभग गर्मियों के समय में, और जितने हमारे जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले जो पॉपुलेशन है, उनकी ज्यादातर 40 to 50% लोगों की स्किन ऑयली होती है, 20% लोगों की स्किन मिक्स्ड होती है, थोड़ा ऑयली थोड़ी ड्राई। किसी के हाथ ड्राई रहते हैं लेकिन फेस ऑयली रहता है, किसी का फेस ड्राई रहेगा तो हाथ ऑयली रहते हैं। तो ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा अत्यधिक मॉइस्चराइजेशन की जरूरत गर्मी के मौसम में हमें नहीं पड़ती, लेकिन आप इसे नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम कई प्रकार के सोप वाले हैंड वॉश, सोप वाले फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो हमारे नेचुरल ऑयल को बनने में थोड़ा समय लगता है। उस बीच आप किसी न किसी इन्फेक्शन या किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो गर्मियों में भी मॉइस्चराइजेशन की उपयोगिता को आप नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, गर्मियों के साथ ही ठंड में भी काफी स्वयं को देखभाल की आवश्यकता, स्किन को देखभाल की आवश्यकता रहती है। विकास जी, अंतिम चरण में है, हम सुझाव किस प्रकार से देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि अनेक सवाल होते हैं दर्शकों के स्किन केयर को लेकर के, किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए, स्किन का हेयर प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए, तो क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, स्किन के लिए सबसे पहली बात तो यह मैं बोलूंगा कि आपको स्किन के लिए समय निकालना पड़ेगा। स्किन को सीरियसली लीजिए। स्किन और हेयर को यदि आप सीरियसली नहीं लेंगे, आप उसमें लापरवाही करेंगे उनकी देखभाल में, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे रोग में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपको अत्यधिक पैसे लगाने के बावजूद भी, अत्यधिक जगह इलाज करवाने के बावजूद भी अपने मन के अनुरूप रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आप अपने स्किन की केयर करते हैं, आप अपने स्किन टाइप को समझते हैं, उसके अनुरूप आप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपकी स्किन ऑयली है, चिपचिपी है, तो नॉन कोमेडोजेनिक यानी कि मुहासे कारक ना करने वाली क्रीम, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को समझें और उसकी केयर करें। तो मेरा यह मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि स्किन के केसेस जो अपनी गलती से होने वाले हैं उसे हम रोक सकते हैं। और दूसरी चीज है डाइट का ख्याल रखना। बैलेंस डाइट की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। चिकनाई वाले पदार्थ, मसाले वाले पदार्थ कहीं ना कहीं स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, और स्किन के जो पोर्स होते हैं उन्हें भी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। तो इस तरीके से खाने का ध्यान रखें, अपने विटामिन सी और अत्यधिक हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करें। विटामिन सी को अपने डाइट में शामिल करें। कहीं ना कहीं विटामिन ई भी एंटी एजिंग इफेक्ट रखता है। उस विटामिन ई के कारण हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि कई प्रकार की एजिंग कॉज करने वाली बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप नापातुला व्यवहार करें, नापातुला आहार लें और उसके साथ में अपने स्किन को समझ के उसके अनुरूप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और चौथी बात जो आपने बताई वो है कि अगर कोई परेशानी आती है तो सर्वप्रथम प्राथमिक तौर पे किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लें, ना कि ओटीसी यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के आसरा लें। तो स्किन हमारी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, सालों साल स्वस्थ रहेगी, और जो एक एजिंग प्रोसेस होती है, झुर्रियां पड़ना, झाइयां पड़ना, ये भी कम देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो एक बेहतर सुझाव यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए विकास जी द्वारा जीवन शैली में विशेष तौर पर परिवर्तन आवश्यक है, इसके साथ ही खान पान का विशेष ध्यान रखें, सतर्कता काफी आवश्यक है क्योंकि स्किन का केयर आपको स्वयं आपके हाथ में है, तो ऐसे में सतर्कता जरूर बनाए रखें। विकास जी, आज इस तमाम परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।